तू ही तो मेरा सब कुछ है। हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्स डिफेंस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हाँ, हो सकता है कि वो वेल ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में ना हो, लेकिन इसी तैयारी को वेल ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए अभ्यास एक्स लेकर आया है एडवांस रिवीजन सीरीज। आप में से बहुत से लोगों ने इस सीरीज के वीडियो को, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है और ओरिएंटेशन है, उसको पहले से देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल में जाकर के इस वीडियो को देखें और प्रोग्राम के बारे में जानें। ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको कंप्लीट स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच लेंगे, रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू आपको सॉल्व भी कराएंगे लाइव बैठ करके। आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे और आपको मॉक टेस्ट देंगे और लाइव डॉट सेशन देंगे। ये सब कुछ का अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, इसलिए जाकर के टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो सीरीज है वो बहुत ही टारगेटेड है। मतलब उसकी दो फीचर हैं। एक तो ये कि ये एडवांस है, येट बेसिक लेके चलेगा जहां पे नीडेड है। दूसरा ये कि ये टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम पीवाईक्यू के अप्रोच को लेके चलेंगे। हमने 10 साल से अधिक, हमने जब अपनी खुद की तैयारी हम कर रहे थे तब भी, और इसको वीडियो को बनाने से पहले, आपके लिए कंटेंट बनाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले, हमने पीवाईक्यू को बहुत एनालाइज किया है। ये पूरा बैच पीवाईक्यू बेस्ड है और उसी को ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको टारगेटेड मिलेगा, क्योंकि जो चीजें आ रही है ना वो बहुत ही लिमिटेड एरिया से आ रही हैं। और ये कहाँ से आ रही हैं, वो लिमिटेड एरिया क्या है, वो ये पीवाईक्यू ही बताएंगे। ठीक है, तो हमारी अप्रोच इसी के बेस पे हो। सब लोग करंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, मार्केट में आपको कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो रिलेवेंट है, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो जरूरी है। ठीक है, तो आपको अगर रिलेवेंट चीज पढ़नी है, अच्छी चीज पढ़नी है और अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो आप इस चीज को ज्वाइन कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि जो भी हम बताएंगे वो रिलेवेंट होगा और वो आपके लिए, समझ लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी ही होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज की अपडेट्स लेना चाहते हैं और इसमें और बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं। देखिए, ये हमारा चैनल है। सबसे पहले तो आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। नया चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने और अपने रिलेटिव्स जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। हमारा पर्पज ही यही है कि अच्छी से अच्छी गाइडेंस को, राइट गाइडेंस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, और वो बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता जब तक आप उन लोगों तक हमारी मदद नहीं करेंगे पहुंचने में। ठीक है, ये देखिए वो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली कि कैसे हमारा प्लान रन करेगा। तो जो भी और जानना चाहता है इसके बारे में वो यहाँ वीडियो देख सकता है। बाकी टेलीग्राम का लिंक कैसे मिलेगा, आप मोर पे जाइए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे जब जाएंगे तो ये आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप मिल जाएगा। सारे अपडेट यहीं से आएंगे। चलिए फिर काम करते हैं, अपने सीरीज पे आते हैं। ये आज हमारा पहला सीरीज है। आज हमारी पहली सीरीज है, जैसा कि हमने बताया था कि 11 अगस्त आज से ये सीरीज शुरू होने वाली है। ठीक, और पॉलिटी से ही शुरू होने वाली है क्योंकि पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत से बच्चों के लिए चैलेंजिंग है क्या, ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है और हम पढ़ाएंगे ही वही जो जरूरी है। ठीक, ठीक है, और आज शुरू होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स अमेंडमेंट। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे जो बहुत ही बेसिक हैं और पॉलिटी की शुरुआत भी इन्हीं से ही होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी अप्रोच अदर से थोड़ी डिफरेंट होगी। जो अदर प्लेटफॉर्म करते हैं रिवीजन के लिए, हम आपको केवल डिस्प्ले में क्वेश्चन नहीं देंगे। क्वेश्चन दे दिया, आप इसका आंसर बताइए, बस आपका रिवाइज हो गया। दिस इज नॉट अ गुड वे टू रिवाइज एंड नॉन ऑफ यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस। वो इवन आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, इससे रिवीजन नहीं होता है क्योंकि आप क्वेश्चन के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या है, हम आपको पहले स्टैटिक जो भी आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, गार्बेज नहीं कि सब कुछ दे रहा है, वो आपका पहले हम स्टैटिक देंगे। ठीक, स्टैटिक कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन हम आपको
डेली देंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और गारंटी दे रहे हैं हमारे स्टैटिक पढ़ाने के बाद जो बच्चा नहीं भी जानता है ना, जो बच्चा बेसिक पे भी ना, वो भी इन क्वेश्चन को करना शुरू कर देगा। तो हमारा ये इंक्लूसिव है, मतलब ये उन बच्चों को तो करता ही करता है जो अभी रिवाइज नहीं किया तो वो यहाँ से रिवाइज कर लेंगे, जिनका बेसिक नहीं कवर, जैसे 2026 के लिए जो कर रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सबका यहाँ पे ये नीड पूरी करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, पहले आपको बेसिक्स कराया, बेसिक्स हैं, ये सारे बेसिक नोट्स हैं, ठीक है, और वही चीजें जो पेपर में आने वाली हैं, ठीक है, उस चैप्टर से। उसके बाद हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो नहीं आएगा। और केवल ये इतने ही क्वेश्चन नहीं है, और ये टॉपिक के ही क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमें पढ़ाएंगे हम उसी पे क्वेश्चन दिया है, और ये PYQs हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं अपने आप, ठीक है। जिनके आंसर नहीं आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आप इनको पढ़ने के बाद, वीडियो को सही से देखने के बाद आंसर खुद ही कर लेंगे। और जो नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और एक चीज और, केवल हम इतने ही क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं इस टॉपिक पे, और भी क्वेश्चन और भी PYQ एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाएगा हमारे लाइव सेशंस में। जब अभी लाइव सेशंस आएंगे और भी अनेक MCQs जो होंगे, मल्टीपल MCQs जो हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, जो वीकली या डे के गैप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को, ठीक है। तो आज पहला दिन है, तो शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, और हमारी सीरीज का भी पहला टॉपिक है। जब भी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो उसमें एक नाम बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो हिस्ट्री हम पढ़ें चाहे पॉलिटी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा चैप्टर ही इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। आप यही पढ़ेंगे कि इसकी आइडिया कब दिया, इसका इलेक्शन कब हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये कैसे फंक्शन कर रही थी, इसने क्या क्या किया, इसने कैसे किया, इसने क्यों किया, यही सब चीजें पूछेंगे। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, परसेप्शन ब्रिटिशर्स का क्या था, यही सब चीजें करेंगे। हम भी यही पढ़ेंगे, और हम देंगे भी उतना जितना रेलेवेंट है, ठीक है ना। और जो रेलेवेंट नहीं होगा, जो हम इसमें दे रहे हैं, वो फोमो की वजह से दे रहे हैं, आपके फोमो की वजह से। और उन लोगों के लिए तो हम कार्ड भी देंगे कि ये चीज जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है, वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं है हम वो यहाँ पे काट देंगे, जिनको लगता है वो पढ़ लें, जिनको नहीं लगता है वो इसमें भी काट सकते हैं। पहले आइडिया आता है कि डिमांड किसने की, सबसे पहले डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली डिमांड दी गई स्वराज पार्टी के थ्रू। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड दी गई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू दी गई? नहीं भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो 9 साल के बाद ऑलमोस्ट किया, तो वो पहले नहीं किया उन्होंने, पहले स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी भी एक्चुअली कांग्रेस पार्टी से ही अलग हो गई थी। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं बता दे रहा हूँ। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने, उस पार्टी ने पहली बार इसकी डिमांड की। दूसरे नंबर पे MN रॉय करते हैं। ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, ये डेट नहीं याद रखनी है, ये भी डेट याद नहीं रखनी है। डेट क्या याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ, ये डेट याद रखनी है, इलेक्शन कब हुआ असेंबली का, और उस वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, ठीक, ये डेट याद रखनी है। और ये अगस्त मिशन, ट्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन की डेट, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है अरेंज करने के लिए, ठीक, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो MN रॉय ने पहली बार इंडिविजुअली दी डिमांड, ठीक। उसके बाद जान चुके हैं आई इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है, बहुत बड़ा एक डेट है, वो डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी ने INC के बिहाफ में ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ फ्री मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंसेस। इसका मतलब ये है कि हमें गोरों की जरूरत नहीं है। गोरों के अंदर परसेप्शन था कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन अपना अकेले नहीं बना सकते हैं। दैट्स व्हाई हम ये देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आती है जो उस परसेप्शन को तोड़ने का ही आउटकम है। तो नेहरू जी के, मोतीलाल नेहरू जी के सन भी यही बात को कह रहे हैं कि हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो भैया हम आउटसाइड इंटरफेरेंस से ही बनाएंगे, मतलब हमें ब्रिटिशर का सपोर्ट चाहिए नहीं। हाई वी आर कैपेबल, वी कैन मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ओन सेल्फ, ठीक, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, ठीक भाई। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आने लगी, जब लोग इतनी डिमांड कर ही रहे थे, इतनी चीजें हो ही रही थी, तो आखिर बात ये उठती कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को अंग्रेजों ने कब ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई 1942 में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगस्त ऑफर में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इसको डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। भाई जो ब्रिटिशर्स पहले, ये क्वेश्चन ये उठने लगा कि जो ब्रिटिशर्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लायक हमें नहीं समझते थे, उन्होंने हमें ये इजाजत कैसे दे दी, एक्सेप्ट कैसे कर लिया? दरअसल भाई साहब
हिस्ट्री का दोबारा बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, उस वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए ये कंसेशन के रूप में था, कंसेशन के रूप में था, ये कंसेशन था। ठीक, क्रिप्स मिशन ने क्या किया, अब इसी के बाद ही क्या क्रिप्स मिशन आया, उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए उसने कुछ प्रपोजल दिए कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए। आप लोग कमेंट करें कि वो प्रपोजल्स क्या थे, वो क्या वे थे जिन्हें इंडियंस ने अल्टीमेटली रिजेक्ट ही कर दिया। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है, याद रखना, 1946 कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल्स दिया, जो प्लान्स दिए, जो चीजें बताई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, उसे ऑल पार्टी ने एक्सेप्ट किया। कुछ डिबेट थे जिसे बाद में रिजॉल्व कर दिया गया और इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस प्लान के बेसिस बनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टिल कई लोग गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के ऑप्शंस होते हैं और हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, कैबिनेट मिशन प्लान ही के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, इस चीज को याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2, भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो बनी, इसके इलेक्शन कब हुए? इसका इलेक्शन हुआ अगस्त में 26। जब अगस्त में इलेक्शन हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया 1946 में। ठीक, इतनी बात हो गई भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, उसका इलेक्शन हो गया, वो बन गई। अब बात आती है कि भाई उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। तो भाई जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो इलेक्ट हुए एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद वॉज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, आपको चौकन्ना हो जाना है कि नहीं भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा, मतलब ये ऐसे ही पूछेगा, वो क्वेश्चन में दे देगा कि विथ रेफरेंस टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें लिख देगा कि टेम्परेरी कौन था, गलत नाम दे देगा। ठीक है, दूसरा ही कह देगा कि हु वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, और ओल्डेस्ट मेंबर में ये भी दिखा देगा कहीं पे कि राजेंद्र प्रसाद थे। भाई हम लोग मान भी जाएंगे क्योंकि भाई वो थोड़े बूढ़े थे भी, लेकिन नहीं, ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ओल्डेस्ट मेंबर को ही प्रेसिडेंट बनाने की जो एक परंपरा है वो फ्रेंच की थी, इसी परंपरा को फॉलो करते हुए इन्हें पहले बना दिया गया था, लेकिन टेम्परेरी बनाया गया, बाद में राजेंद्र साहब को प्रेसिडेंट बना दिया गया। मुखर्जी, और ये याद रख लीजिएगा, मुखर्जी जो थे, एच.सी. मुखर्जी थे, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये इतना याद रखिएगा। वीटी कृष्णमाचार्य को भी याद रख लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर आता है 389 सॉरी, ये स्ट्रेंथ थी टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ कितनी थी वन लाइनर में। ठीक, चलिए अब यहां तक बात नहीं थी। जो 389 जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ में भी दो हिस्से थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये 389 रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड किया गया है। चलिए अब इनका बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो क्रिस्टल उनका भी क्लियर हो जाए, जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाए। दरअसल हमारा इंडिया था, जो इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इसको मान लीजिए, है तो नहीं, मान लीजिए। तो इसमें क्या है, कुछ पार्ट इसके यूपी, जैसे कुछ मान लीजिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हैदराबाद, इन पार्टों पर क्या था कि किंग थे, किंग रूल कर रहे थे, किंग रूल कर रहे थे। और ये बंगाल और महाराष्ट्र और यूपी और ये पंजाब, इनमें रूल कौन कर रहा था? ये रूल कर रहे थे, रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो जो पार्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी रेस्ट ऑफ द इंडिया, और ये बहुत बड़ा पार्ट था, उसे ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे। और जिन पार्ट पे किंग रूल कर रहे थे उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब जब हम ये चीज देख चुके हैं कि इन्हें प्रिंसली स्टेट कहते हैं, इन्हें ये कहते हैं, ठीक है, तो अब बात ये भी आती है कि प्रिंसली स्टेट भी उस समय दो भागों में डिवाइड थे। जैसे आज के समय में यूटी है और स्टेट्स हैं, वैसे ही उस समय स्टेट्स थे। तो जो स्टेट्स आज के समय में रन करते हैं उन्हें गवर्नर के अंदर करते हैं, वैसे ही उस समय जो स्टेट्स होते थे वो गवर्नर के अंदर रन करते थे। जो गवर्नर के थ्रू करते थे उन्हें गवर्नर स्टेट्स कहते थे। और आज के समय में एक यूटी भी चलता है, तो जो उस समय यूटी थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर रन करते थे। तो इसके बेसिस पे डिवाइड थे। तो उनके पास 4 सीटें थी, उनके पास 292 थी, ये डिवीजन याद रहेगा। ठीक, और ये 93 प्रिंसली स्टेट्स के पास सीटें थी। चलिए हमने स्ट्रेंथ देख ली, हमने उनका डिवीजन देख लिया, कैसे सीट्स बटी थी। अब सीट्स का अलोकेशन कैसे हुआ,
बात तो ये भी आती है ना, तो सीट्स का अलोकेशन कैसे हुआ कि जो ईच प्रिंसली स्टेट्स थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उन्हें डिवाइड किया गया 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज पे। ठीक है, जैसे वो मैंने बताया था कि इंडिया था, जो उसकी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को इंक्लूडिंग द चीफ कमिश्नर स्टेट्स, उनको डिवाइड किया गया 3 कम्युनिटीज में। मतलब पूरे कंट्री को, पूरे ब्रिटिश प्रोविंसेस को, याद रखिए प्रिंसली स्टेट यहाँ पे नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स नहीं है, केवल यहाँ प्रिंसली स्टेट नहीं, ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं जिन्हें डिवाइड किया गया मुस्लिम, सिख्स और जनरल। इसमें जैन, सिख, जैन और बुद्ध और हिंदू और ज्यूज थे। ठीक, इनमें वो लोग थे। तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में, पॉपुलेशन टोटल थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में, उन्हें डिवाइड कर दिया गया इन 3 कम्युनिटीज में। जो अभी किया क्यों गया, ये किया इसलिए गया ताकि जब इन कम्युनिटियों को डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन को जो पूरी है वो इन कम्युनिटियों में डिवाइड कर देंगे, तो जो सीट एलोकेशन होगा वो इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। लिखा नहीं है, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक, ऐसा क्यों किया, ताकि ईच कम्युनिटी की जो वॉइस है वो रेस हो सके इक्वली। बहुत जरूरी है भाई, अगर ज्यूज की वॉइस रेज नहीं होगी जो समय माइनर थी, तो काहे का इंक्लूजन होगी। तो इंक्लूजन बनाने के लिए किया गया। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, रन कर रही थी। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वो थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो उस समय लॉ बना रही थी। तो इनको भी ईच कम्युनिटी ने इलेक्ट किया है। तो यही कम्युनिटी ने, इन्हीं लीडर्स ने क्या किया, मेंबर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट किया। मतलब कि लोगों ने इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। डायरेक्टली किसने किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट किया। अच्छा, वोटिंग किसके बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफर वोट। जैसे आजकल राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही इसमें भी हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये एक चीज टॉपिक ये भी है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, याद रखिएगा, उनके मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं थे, दे आर नॉमिनेटेड बाय किंग के थ्रू। नाउ अब एक क्वेश्चन माइंड में आपको उठना चाहिए, और जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इवन पूछा गया है सीएससी जैसे एग्जामों में, सीएपीएफ जैसे एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रिंसली स्टेट्स, मतलब सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, टोटली इलेक्टेड? नो। क्या वो टोटली नॉमिनेटेड? नो, वो भी टोटली नॉमिनेटेड नहीं है। इट वॉज पार्शली इलेक्टेड, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, ये 2 चीजें थी, नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करेंगे तो ये चीज याद रखिएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, अब हम बात करेंगे टाइमलाइन की, बात करेंगे टाइमलाइन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज दी, सॉरी थोड़ी सी आवाज है, ये द फॉर्मेशन ऑफ द, जो टाइमलाइन है, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइमलाइन, इसको याद रखिएगा। जैसे पहले हमने एक टाइमलाइन को यहाँ पे पढ़ा है कि इलेक्शन कब हुआ इसका, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, वैसे ही इनके बाद एक आता है जब वो उसका इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो पहली मीटिंग कब हुई। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, जो डेट मैं बता रहा हूँ वो डेट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ये कब हुई फर्स्ट मीटिंग, ये हुई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, दूसरी डेट इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन ऐसे उठेगा कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, व्हेन इट इज प्रेजेंटेड, और एक्चुअली में ये भी पूछ लेगा आपसे कि कब इसे अडॉप्ट कर लिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि या क्या ये यूनानिमसली किया गया। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा कि हाँ ये यूनानिमसली किया गया है, 22 जनवरी को किया गया है, 13 दिसंबर को इसे प्रेजेंट किया, किसने प्रेजेंट किया, नेहरू जी ने किया, और ये क्या था,
दरअसल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल जिन मूल्यों पे बना है वो मूल्य ही यही थे। ठीक, इस चीज याद रखिएगा। बाकी ये डेट है कि जब ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बनाया गया और हरिचंद्र ये मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ये वो डेट है। ठीक है, और ये डेट क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई को ही हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ी देर की बात है, ये आवाज थोड़ी सी आ रही है। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि ये आवाज को कम किया जा सके। तो 29 अगस्त को क्या हुआ, 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक, जो डॉक्टर अंबेडकर ने उसके चेयरमैन चुने गए। ठीक, तो ये कमेटी थी। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज याद रखिएगा। और ये 26 नवंबर को क्या हुआ, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इससे पहले एक डेट है, वो 24 नवंबर है। तो उस 24 नवंबर में एक चीज आप याद रखिएगा कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट मीटिंग थी और कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन ही बन गया था। हालांकि वो 2 दिन बाद पास किया गया और अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को। ठीक, 26 नवंबर, तो दैट्स व्हाई हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अभी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे आएगा। ठीक, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हो गया, 24 नवंबर को, और उसे अडॉप्ट कब किया गया, हमारे 26 नवंबर को। ठीक है, प्रियम्बल में भी ये डेट दी जाती है कि 26 नवंबर को हम इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसे 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इन्फोर्स नहीं किया गया। इन्फोर्स नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि इसे इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 में करना था। क्यों? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हिस्ट्री की जब क्लास करेंगे तब तो हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ये 24 जनवरी 1950 में ये सेशन चला। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया गया, वही बात की गई है। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो 24 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसकी लास्ट मीटिंग तो जरूर थी, लेकिन वहीं पे उसका काम समाप्त नहीं होता है। ये आगे भी जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते हैं इंडिया के, जो 1951 के आसपास होते हैं, तब तक नहीं हो जाते, तब तक ये क्या करेगा, एज अ पार्लियामेंट रन करेगी। तो ये खत्म नहीं होती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये टाइमलाइन याद रखिएगा, और ये कैसे इनका प्रोपोर्शन था, और कैसे इलेक्टेड थे, नहीं इलेक्टेड थे, और ये बाइफर्केशन। ये कमिटी है, मेजर कमिटीज हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जो कमिटी थी, इन कमिटी के हेड थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम सुनते हैं यूनियन एग्जाम में आ गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ये आया। ठीक, हम क्या करते हैं, अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को बहुत मेन ही मानते हैं, और वो हैं भी मेन, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट्स व्हाई हमसे उन क्या कहते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमसे एग्जाम में गलती क्या हो जाती है, हम ये भूल जाते हैं कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का जो हेड था वो जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि अंबेडकर जी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो। इवन प्रोविंशियल जो कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके पटेल जी थे, तो इसको जब याद रखिएगा। हाँ, अंबेडकर जी जिसमें थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के थे। ठीक है, अब एक चीज और, मैं जिनमें जिनमें मार्क कर रहा हूं वो कमिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ड्राफ्टिंग कमिटी, ये 4 कमिटीज इंपॉर्टेंट है, ये 5 कमिटीज इंपॉर्टेंट है। रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हेड थे, इसके हेड थे। और फंडामेंटल राइट्स की कमिटी कौन थी, माइनॉरिटीज कमिटी, ट्राइबल एक्सटर्नल एरिया की कमिटी जो थी सरदार पटेल थे। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, इन कमिटियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। अच्छा, इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा जो जनरली लोग नहीं जानते हैं और जो जनरली लोगों से मिस हो जाता है। वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था, पहला ड्राफ्ट बनाया गया था, वो ड्राफ्ट बनाया था, सॉरी मुंह सूख रहा है, वो ड्राफ्ट बनाया गया था BN राव के थ्रू, अंबेडकर जी नहीं। वो क्वेश्चन में आपको कह सकता है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया वो अंबेडकर जी के थ्रू बनाया गया या उनकी कमिटी के थ्रू बनाया गया। नो, BN राव ने उस ड्राफ्ट को बनाया और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, सॉरी ड्राफ्टिंग कमिटी को दे दिया। ड्राफ्टिंग कमिटी ने उसे क्लॉज बाय क्लॉज देखा, उस पर चीजें की, उस पर अपने व्यू रखे, अडॉप्ट किया, बाकी आगे जो भी प्रोसेस होता है उनमें किया। तो इस बेसिस पे था। तो ये याद, इनका BN राव का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही फ्रेम किया था, ड्राफ्ट किया था, फर्स्ट ड्राफ्टेड।
भाई BN राव। ये इन्फोग्राफ्स हैं जिसके थ्रू हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ना दे करके क्विक इन्फॉर्मेशन और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप ये देख लिया है आपने कि 29 अगस्त में हमने देख लिया है कि यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और अम्बेडकर जी उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद करिएगा, ठीक है। 7 मेंबर थे अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, ठीक है। तो इन मेंबर के नाम याद रखिएगा, मेनली इनका नाम याद रखिएगा मुंशी जी का, और अलादि स्वामी कृष्णा अय्यर एंड माधवा, ठीक, इनका जरूर याद रखिएगा कि थोड़ा सा सॉरी, ये टीटी कृष्णमाचारी और वीटी कृष्णमाचारी, ये जो वीटी कृष्णमाचारी, इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, एग्जामिनर भी ये जानता है, इसलिए वो यहाँ कंफ्यूजन करवाएगा। वीटी कृष्णमाचारी याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट थे, बस वी की जगह अगर टी लगा देंगे तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे टी लगा देंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का, और वी लगा देंगे, वी रहने देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हो जाएगा। तो बस ये याद रखिएगा बस, और कोई नहीं। इनके नाम देख लीजिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन, वो 3 नाम दे देगा आपको अननोन, एक दे देगा कि नोन, ठीक, या उल्टा कर सकता है आपको 3 अननोन नाम दे देगा, एक नोन दे देगा, या जैसे भी चाहे वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसका बता दिया, इसमें केवल इस इन्फोग्राफ में केवल ये इन्फॉर्मेशन याद रखने लायक है, आप मार्क कर दे रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन करने लायक है। और ये देखिए, जैसे मैंने ये बताया था, लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द 29 नवंबर, ठीक, 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया। ऑफिशियल साइनिंग, ठीक, इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950, ठीक। इसमें इतनी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आपकी, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, BN राव जो थे वो एडवाइजर थे और HVR अयंगर सेक्रेटरी थे, तो ये बात चीजें याद रखिएगा बस। तो यहाँ तक हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसके बेसिक्स थे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। कोई इशू हो तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट पे पूछें, उससे हमें मैसेज करें। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ये भी याद रखिएगा कि किसने किसने बनाया है, ठीक है। बाकी आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चंस में अगर आप इसको पूरा देख लेंगे, जो मैंने अभी पढ़ाया पूरा सही से पढ़ लेंगे, तो आई गारंटीड कि आप इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कर लेंगे, और इन्हीं से ही आने वाला भी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बाबा साहब ने बना दिया, अदर मेंबर्स ने बना दिया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट चेंजेस भी तो चाहिए ना, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन आउटडेटेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई टू एड्रेस दिस इशू हमारे फ्रेमर्स ने क्या किया, आर्टिकल 368 का प्रोविजन दिया। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्लियामेंट, नॉट अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों के पास पावर है, ठीक, तो कर सकते हैं। तो यही है मेकिंग द चेंजेस, ताकि रिलेवेंट हो, हमारा आज के समय में चल सके। अच्छा, बात ये उठती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कई नेशन में एकदम फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की नेचर की बात उठती है जब, तो कई नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है इस टर्म में, मतलब बहुत ही ईजी है उसे अमेंड करना। मतलब आप सिंपल सा, जैसे लॉ पास किया जाता है ना, ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी के थ्रू और सिंपली पास हो जाता है बिना किसी हैसल के, वैसे जैसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा। दैट्स व्हाई वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना, उसकी साउल को चेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, भाई इतना हेक्टिक प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको टाइम लग जाएगा, ठीक। तो कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ रिजिड है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को सूझी कि भाई अगर हम बहुत फ्लेक्सिबल बना देंगे तो भाई इसका कोर चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, भाई उसकी बेसिक आइडिया ही चले जाएंगे, और अगर बहुत रिजिड बना देंगे तो ये रिलेवेंट नहीं रहेगा। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, नेचर क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोविजंस का, उसको सिंथेसिस किया। मतलब इसमें दोनों के प्रोविजंस रहेंगे, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कैसे, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे।
ठीक है। आर्टिकल 368 में क्या है, पावर देता है पार्लियामेंट को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोसीजर को। प्रोसीजर क्या मतलब, ये प्रोसीजर इनको फॉलो करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि इसको यहां कर दिया या इसको ऊपर कर दिया या इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, इसमें चेंजेस, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। आर्टिकल 368 ये पावर दे रहा है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इसके प्रोसीजर को अमेंड करने का। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर फ्री हैंड दे देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कोड चला जाएगा, और अगर फ्री हैंड नहीं देंगे तो हुआ क्या कि इस पे लिमिटेशन लगा दी गई, और ये लिमिटेशन इसे रिजिड बना रहा है। एक के बाद एक मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे सिंपल और रिजिड बना रही हैं, ठीक है। मैं लिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस आपके एग्जाम रिलेवेंट से परसेप्शन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजमेंट भी आपके में आता है, ठीक है। इसी स्लाइड में आपको 3 जजमेंट देखने को मिलेंगे और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और सीएससी तक के क्वेश्चंस में आ चुका है और आपके क्वेश्चंस में भी आने वाला है। तो केशवानंद भारती केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी। बेसिक है स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे आप अमेंड नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंड तो कर सकते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर को नहीं कर सकते, कोर चीज को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिट लगा दी, ठीक। दूसरी लिमिट आती है आर्टिकल 32 में, जो जुडिशियल रिव्यू है, आप लोग जानते होंगे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी एक लिमिट लगा देता है जो इसे रिजिड बना देता है। बाकी अभी हम और पढ़ेंगे कि सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी कैसे इसे रिजिड बना देती है, और कुछ प्रोविजन अमेंडमेंट होंगे स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारी प्रोविजंस जो है ना, ये इसे रिजिड बना रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे हमने ये जजमेंट देखा केशवानंद भारती का, और भी जजमेंट है जो क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट इसे कम अमेंड कर सकता है। तो उसमें मिनर्वा मिल्स केस है, ठीक है, जो इस केस को इनवैलिड कर देता है, इस बात को इनवैलिड करता है कि पार्लियामेंट के पास कोई लिमिट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं, देयर इज अ लिमिटेशन। जो आईआर कोहेलो केस है, इस केस में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय में ध्यान रखना है। और आप ये भी याद रखें कि अभी मैंने बताया है, ये देखिए बताया था कि ये जो प्रोसीजर्स हैं इन्हें भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसे पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है, और उसी प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय में फॉलो किया जा सकता है, किया जाता है। तो पहला अमेंडमेंट ये है, पहला प्रोसीजर सॉरी ये है कि इट कैन बी initiated only by the introducing bill in either house of the parliament। मतलब या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा या तो लोकसभा में। मैं पहले बता चुका हूं कि स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये तो पहला हो गया, ये पहली प्रोसीजर हो गया, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये कंडीशन है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है वो नहीं कर सकती है, हाँ राज्यसभा चाहे तो वो कर सकती है। उत्तर प्रदेश के जो कुछ स्टेट के थ्रू जो राज्यसभा में जो मेंबर भेजे गए हैं पर्टिकुलर स्टेट पार्टी के थ्रू, वो अगर चाहें तो कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए आया, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसे केवल मिनिस्टर कर सकते हैं, और हम आप कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। आज से कंफ्यूज नहीं होना है, आज से आपको याद रखना है कि प्राइवेट मेंबर भी करेगा, लेजिस्लेचर नहीं करेगा इंट्रोड्यूस। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। मनी बिल में परमिशन रिक्वायर होता है, प्रायर परमिशन नहीं होता है, ठीक, प्रायर परमिशन इसमें नहीं होता है। बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी, ऑल्दो कुछ प्रोविजन है जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, वो प्रोविजंस अलग हैं, ठीक है। बाकी जो मेन मेजर प्रोविजंस हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होंगे, ठीक है। अब एक चीज ये भी आती है कि भाई मान लो 2 हाउस पास कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, अब उनमें किसी भी प्रोविजन को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो गया, भाई हो जाए डिसएग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोल दिया है हो जाए डिसएग्रीमेंट, हमें मतलब नहीं है, इसके लिए हम कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं दे रहे हैं रिजॉल्व करने। जैसे ऑर्डिनरी लॉ में होता है ना, और फाइनेंस बिल में होता है ना, ऑर्डिनरी लॉ और फाइनेंस बिल में ये प्रोविजंस होते हैं ना,
जॉइंट सिटिंग की, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनमें वो प्रोविजन नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली ईच हाउस से पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज देखिए, ये बेसिक्स हैं और स्टेटमेंट इन्हीं से ही बनने वाले हैं, और हम आपको ये टू द पॉइंट दे रहे हैं, और ये आपको बुक में एकदम लाइन बाय लाइन मिलेगा, घुसा हुआ मिलेगा, और कोई नोट्स भी देगा तो वो आपको घुसेड़ के ही देगा। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट में आपको दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही क्वालिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल, अब जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोविजन होंगे वो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के रेक्टिफिकेशन पे, तो वो फेडरल प्रोविजंस, जो भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फेडरल फीचर को अमेंड करेगा, जैसे कि इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, ठीक है, साथ में और इस जो सेवेंथ शेड्यूल की जो लिस्ट है, सेवेंथ शेड्यूल की जो लिस्ट है, उन लिस्ट को अगर चेंजेस करना है तो हमें हाफ ऑफ द स्टेट को रेक्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से होगा। यहाँ आपने देखा ना, स्पेशल मेजोरिटी से है, स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेट की सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एकदम सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट, असेंट ऑफ द असेंट, असेंट, assent, assent, president must give the assent to the bill. He can neither the withhold his assent to the bill nor return the bill for the reconsideration by the parliament. ये इस चीज को याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट टू द बिल, ठीक, ये बात याद रखिएगा। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर कोई वीटो नहीं है, उसे 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस वीटो को हटा दिया गया है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक बात आती है, अब बात आएगी कि क्या 3 तरीके हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, तो एक एक करके बात करेंगे, और यहाँ पे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कहाँ पे रिजिडिटी है, कहाँ पे सिंपल है। तो कुछ प्रोविजंस हैं जिन्हें सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है इनको अमेंड करना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और आप सरप्राइज होंगे, ये 50% पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो 50% पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवर कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी, बिना किसी प्रोसेस के, और ये आर्टिकल 368 के आउटसाइड है, मतलब इनकी भी जरूरत नहीं है बिना इसके। वो प्रोविजन क्या है, अब ये भी जानना जरूरी है भाई। तो आर्टिकल 2 एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, ठीक, 5th शेड्यूल, जिसमें भाई बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया, इन पे एक एक आर्टिकल पे और एक एक इस पे, इन सब चीजों पे हमारी डिटेल वीडियो है कि जब ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अभी आप इनको बस याद कर लीजिए, सिटीजन के एक्विजिशन का और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको स्पेशल मेजोरिटी में कंसिडर कर सकते हैं नहीं। इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी में आएगा, सिंपल मेजोरिटी में, याद रखिएगा। अब स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द, कुछ प्रोविजन होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के पास होंगे और वो आर्टिकल 360 के अंदर आएंगे। तो भाई फंडामेंटल राइट जैसे कि हम जानते हैं, डीपीएसपी हैं, ये सारे क्या होंगे, ये इसी के थ्रू ही होंगे, और इसमें स्पेशल मेजोरिटी हाउस की चाहिए, स्टेट्स की नहीं चाहिए। हाँ, अब बात आती है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेक्टिफिकेशन चाहिए, उनका सिंपल मेजोरिटी से वहां पास होना चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में भी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं, तो वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, उनके एग्जांपल्स ये हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड इट्स मैनर, एनी द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, ये यहाँ बताया था ना मैंने, 7th शेड्यूल इलेक्शन द प्रेसिडेंट, वही सेम चीजें यहाँ पे भी हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है। अब हमने बात कर ली पूरे बेसिक्स की, ठीक, कि कितना ये सारा बेसिक्स है, अमेंडमेंट कैसे होता है और क्या लिमिटेशंस हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी पार्लियामेंट की पावर है, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए,
और उसके बाद कितने वे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, हमने ये बेसिक जान लिया। ठीक है, अब हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे, मतलब वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो पेपर में आते हैं और एक्चुअली में आपके एग्जाम में आने वाला भी यही है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके अमेंडमेंट ही पूछा गया है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ, ठीक, जीएसटी किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, ईडब्ल्यूएस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ये सारी चीजें यहीं से ही आ रही हैं। ठीक है, तो हम आपको सारे अमेंडमेंट नहीं दिखा रहे हैं अब तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि अब तक तो बहुत अमेंडमेंट हो चुके हैं, अब तक ऑलमोस्ट 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और इसमें से हम आपको 10 से 15 अमेंडमेंट ही दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और वी गारंटीड टू यू कि आपके इसी में से ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसी में से हो जाएंगे। ठीक है, उनमें से मेनली जो पहला अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो 9 शेड्यूल ऐड करता है। ओरिजिनली आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे। ठीक है, जो 9 शेड्यूल ऐड किया वो जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के थोड़े समय बाद ही 9 शेड्यूल ऐड कर देगा। अब ये 9 शेड्यूल क्या है, कैसे है, जब हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल, शेड्यूल पे वीडियो होगी। दूसरा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, जो आज के समय में हम यूटीज देखते हैं ना, उस यूटीज को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया गया और स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया। तो जैसे आज देखना, तेलुगु तेलंगाना, गुजरात गुजराती, गुजराती के बेसिस पे गुजरात, तो वो 7th शेड्यूल के थ्रू ही किया गया। ठीक है, ऐसे ही जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं इसको तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको यहीं से पढ़ लेते हैं कि इसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी किया। ठीक है, और एक ये वाला अमेंडमेंट याद रखिएगा कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, तो इसने क्या किया, वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया। इस बात को याद रखिएगा कि इट रिड्यूसेस द वोटिंग एज। कौन सा, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन पूछेगा। इस एक्ट को जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको भी हम होलिस्टिकली अभी पीछे कवर करेंगे। जो भी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें हमने इन्फोग्राफिक पर नहीं छोड़ दिया, उनको हमने डिटेल से यहाँ पे कवर कर रखा है, जिनसे क्वेश्चंस और जिनसे स्टेटमेंट बनने के चांसेस हैं। वन बाय वन उन्हें हम कवर करेंगे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहीं से देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस का है, इस पे अभी क्वेश्चन हमने दिखाया, हमने जीएसटी पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है, मैंने दिखाया है, ईडब्ल्यूएस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब चांसेस इस पे भी आ चुका है, चांसेस हैं इस पे आने के, या फिर जो अभी रिसेंटली हुआ है जैसे ये 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और 104 और 106, जिसके अंतर्गत अभी जो वुमेन्स हैं उन्हें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये सारे अमेंडमेंट है, ठीक है, एक एक करके इनको कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में आया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उस समय इंदिरा गांधी का रूल था और उन्होंने ऑलमोस्ट जो कोर चीजें थी उसको अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चेंजेस किए हैं जो आज भी हैं। उनमें से कई चेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, उनको हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला है कि इट एडेड द न्यू 3 वर्ड्स इन अ प्रियम्बल। आज जो हम प्रियम्बल में देख रहे हैं उसमें जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो आती है ना वर्ड्स, वो वर्ड्स यहीं से इंट्रोड्यूस किया है, ये ओरिजिनली नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या ये वर्ड जो प्रियम्बल में मिल रहे हैं ये ओरिजिनली है? नहीं, ओरिजिनली नहीं है। कब इंट्रोड्यूस हुए हैं? दे इंट्रोड्यूस इन दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं। आज जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें 42 के थ्रू ही ऐड किया गया है, ठीक। और प्रेसिडेंट की पावर को और कम कर दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट अब कैबिनेट की एडवाइस पे बाउंड है, मतलब वो उनकी एडवाइस को मानेगा, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर को और भी कम कर दिया गया है, ठीक है। एडेड द 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब अभी डीपीएसपी पढ़ाएंगे तब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया है, ठीक। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में हमने सुना है, उसका प्रोविजन पहले ही कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन भी मिल चुका है, बस देरी है इसके बनने की। क्वेश्चन यही बन सकता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो ये इसी अमेंडमेंट के थ्रू आया है, याद रख लीजिएगा। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे बात आते हैं, तो 44 सॉरी, तो इसमें क्या किया इसने, जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी एक लूपहोल की वजह से लगी,
वो लूप होल था ये टर्म इंटरनल डिस्टर्बनेस। हुआ क्या दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाया तो उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया, इंटरनल डिस्टर्बनेस। कॉन्स्टिट्यूशन में यही टर्म था नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे आप कर सकते हो। लेकिन ये टर्म बहुत वेग है, मतलब डिफाइन नहीं है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस किस तरह का है। मतलब 50 आदमी मिल करके अगर 3 जगह आग लगा देंगे तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा और आप इसके बेसिस पे इमरजेंसी लगा दोगे। यही हुआ, लगा दिया गया इमरजेंसी। तो जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, मतलब जब इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी की सरकार गई और जब नई लोकसभा आई तो उसने इस टर्म को ही हटा दिया, उसने रिप्लेस कर दिया विथ आर्म्ड रेबेलियन। मतलब जब आर्म्ड रेबेलियन आएगा, लोग हथियार उठा लेंगे, बड़ी संख्या में उठाएंगे और रेबेल कर जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। देखिए अब कितना कंसाइंड हो गया ये टर्म, तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन। इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट के रिकमेंडेशन के, बिना कैबिनेट के सहमति से प्रेसिडेंट पे प्रेशराइज किया कि भाई आप इमरजेंसी लगा दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनसे कंसेंट भी नहीं ली। ठीक है, फिर बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इस लूप होल को भी हटाया और उसने ये बोला कि जब तक कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करेगा इमरजेंसी को। इमरजेंसी प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ने जो नई गवर्नमेंट आई थी, नई लोकसभा आई थी, उसने कई सारे लूप होल्स को हटाए। उसने कई सारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें दूर किया। ठीक है, अब इसी इसी अमेंडमेंट के थ्रू ही जो फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 2021, इसमें ये प्रोविजन किया गया कि इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के समय में, कि भाई किसी के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं लिया जाएगा। मतलब हम उसे बिना बिना किसी ऐसे ही उसे सबूत के, बिना उसके आप उसको मतलब उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इवन इमरजेंसी के समय में भी। तो इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा। और उसको जो प्रोटेक्शन है फॉर द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस वो भी दिया जाएगा। जेलों में लोगों को ठूस ठूस के ऐसे ही नहीं भरा जाएगा, उनके कन्विक्शन को प्रूव किया जाएगा। ठीक है ना, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा इवन इन द नेशनल टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। सो इस चीज को याद रखने की जरूरत है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में क्या हुआ कि होता क्या था पहले कि एक पार्टी, जैसे एक पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक, ये पार्टी लोकसभा जीत गई, ठीक, दूसरी अपोजिशन पार्टी है, ये भी है, ठीक, इसके पास जीत तो गई, लगभग जीत के करीब है। जैसे इसके पास 5 MP हैं सपोज कीजिए और इसके पास हैं 3। अब 5 तो हैं, इसको 6 चाहिए जीतने के लिए। अब इसको अगर यहां से एक मिल जाए तो ये 6 पूरे हो जाए और ये अपनी गवर्नमेंट बना ले। होता क्या था कि आया राम गया राम चल जाता था। आया राम गया राम में क्या, अपोजिशन से एक MP को क्या किया, झूठा, मतलब उसको दिखाया कि हम आपको MP बना, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। तो MPs इधर उधर करते थे और ये बहुत चलता था, बहुत चलता। इलेक्शन के समय में, इलेक्शन से पहले, कैंपेन के समय में इधर से उधर लोग जाते थे। तो इससे क्या होता था, लोगों का जो पार्टीज में ट्रस्ट है, इलेक्टोरल प्रोसीजर्स में ट्रस्ट है, डेमोक्रेसी में, वो ट्रस्ट चला जा रहा था। इसको सिक्योर करने के लिए, इसको सेव करने के लिए ये डिफेक्शन कहलाता है। तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लाया गया, मतलब जो भी लेजिस्लेचर मेंबर ऐसा कुछ करेंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये इसी के बाद 10th शेड्यूल ला दिया गया। तो हमने देखा भी 9th शेड्यूल कब आया, 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया, ठीक। और 10th शेड्यूल कब आया, 10th शेड्यूल हमारा आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और ये बात भी उसी पे ही करता है। अभी जब शेड्यूल पढ़ेंगे हम तो इस पे और डीप से बात करेंगे। 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओरिजिनली हमें पता है कि हिंदी में नहीं था, हिंदी में बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही किया गया। बस वन लाइनर इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आज जो हम दिल्ली देख रहे हैं, NCR दिल्ली देख रहे हैं, वो NCR दिल्ली इसी अमेंडमेंट के थ्रू ही बना है। ठीक है, इवन जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जहाँ पे इलेक्शन अभी रिसेंटली में हुए हैं, वो भी इसी के थ्रू। इससे पहले वो मेयर यूटी थी, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। तो याद रखिएगा। 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की है, ठीक, और पुडुचेरी की है, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में उनके मेंबर को जगह दी गई। उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। इस चीज को याद रखिएगा। 73rd हम जानते हैं
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और 29 फंक्शन दिए गए और ये आर्टिकल इतना ऐड किया गया और 11th शेड्यूल ऐड किया गया। देखा हमने अभी 10th शेड्यूल यहाँ पे ऐड हुआ है 52nd और 11th शेड्यूल 73rd में ऐड हुआ है और 12th शेड्यूल ऐड हुआ 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस तरह से हमारे 1 to 12 शेड्यूल्स पूरे हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपके पीवाईक्यू में एक बार आ चुका है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू, दरअसल ये जो अमेंडमेंट है ये राइट टू चिल्ड्रन को राइट टू एजुकेशन देता है। मतलब जो 14 ईयर्स के ओल्ड तक की जो बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक की या फिर 8th क्लास तक की बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन देना गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्वालिटी एजुकेशन देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है और इसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में जगह दे देता है। ये अमेंडमेंट क्या करता है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस कर देता है। अब वो 3 चेंजेस कहाँ कहाँ होता है, एक ये क्या करता है, एक न्यूली आर्टिकल बना देता है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21A, ठीक, जिसकी बात हम ये अभी कर रहे हैं फ्री एजुकेशन में। ठीक, दूसरा चेंजेस कहाँ करता है, ये डीपीएसपी में करता है। तो ये डीपीएसपी में भी करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंजेस करेगा और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस करेगा। ठीक, आर्टिकल 45 का ये मैटर चेंज कर देगा। जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो फिर मैं अगेन ये बताऊंगा इस पे डिटेल पे, और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा ये इसने 11th ड्यूटी ऐड कर दी थी। बाकी ये माइन्यूट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू ही जो 2003 है, इनमें बाइफर्केट कर दिया गया कमीशन को इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट बॉडीज। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, पहले जो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, माने SC एंड ST का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी वो सेम ही थी, दोनों को ही एक दूसरे की बॉडी रन करती थी। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इन्हें बाइफर्केट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ये किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो, ठीक है, इतना ये याद रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, अब हम देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2003 में आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि वही आया राम गया राम वाली बात 52 में जो किया गया वही यहाँ पे भी आ गया। टू एड्रेस द इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल डिफेक्शन, द साइज ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, यहाँ पे डिफेक्शन के इशू को एड्रेस करने के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को छोटा कर दिया गया। मतलब लोग क्या करते थे कि मिनिस्टर बनने के लिए इधर उधर जाते थे, तो क्या किया कि मिनिस्टर की जो साइज है उसी छोटी कर दी। मतलब अब इतने ही मेंबर लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और वो साइज क्या थी, नॉट एक्सीड द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, अंडर द आर्टिकल 64। 75 में पार्लियामेंट में भी यही किया गया, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी यही किया गया कि नॉट एक्सीड दी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, दिस इज द बेसिक। ठीक है, अब बात आती है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओ सॉरी, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कॉर्पोरेट सोसाइटीज इंश्योरिंग दी डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस। दरअसल क्या हुआ, 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 2011 में आया। ठीक, इसमें क्या हुआ, जो हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज देखते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया। बस इतना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था, तो कॉर्पोरेट सोसाइटीज के लिए था। ठीक, अब 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तो गवर्नमेंट के लिए टशल था कि गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट की पावर है उसे और स्कोप करना चाहती थी, इसे अच्छे से बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया। उसने जो कोलेजियम को रिप्लेस कर सकती थी, ये बॉडी है, इस पे बात देख लीजिएगा आप। ठीक है, ज्यादा बताने लायक नहीं है, इसको रीड कर लीजिएगा। सिमिलरली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसमें हुआ, ये एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था।
कुछ लैंड के पार्शल्स को हमारे पास आ गए थे, कुछ उनके पास चले गए थे, उसमें ये हुआ था। तो लैंड बाउंड्रीज रिलेटेड अगर रिसेंट कोई अमेंडमेंट हुआ है तो 1100 अमेंडमेंट ही है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी के लिए था, ये याद रख लीजिएगा, अभी पीछे देखा है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दरअसल ओबीसी की जो क्लास है उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने था, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो पहले स्टेचुरी बॉडी था, तो उसे 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे का भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसके थ्रू दिया गया। जैसे ईडब्ल्यूएस का पूछ लिया है ना, वैसे इसका पूछ सकता है, और ये वेरी हाई चांसेस कि इसका पूछ सकता है। ठीक है, तो 103 ठीक। 104 क्या किया गया कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया गया। ये तो चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस पता है क्या किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो ये किया गया कि जो एंग्लो इंडियंस होते थे, मतलब जो गोरे होते थे विदेशी, उनको भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन रहता था। यहाँ पे एक रहता था, यहाँ पे 2 रहता था शायद, एग्जैक्ट नंबर आई एम कंफ्यूजिंग, शायद इतना ही है, इतने रहता था। तो इसको खत्म कर दिया भाई, हम गोरों को जगह ही नहीं देंगे, खत्म। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये किया गया। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जैसा हमें पता है कि ये आर्टिकल अमेंड किया गया 342, सीट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई दैट द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सेंटर टू स्पेसिफाई स्टेट। ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है, ये एम्पावर कर रहा है स्टेट को। आर्टिकल ये अमेंड आर्टिकल 22 स्टेट द पावर प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई, यहाँ पे स्टेट को थोड़ी सी पावर दी गई कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये किस रेफरेंस में है बस आप ये याद रख लिया, कौन सा अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ही दिया है। और बाकी इस पर तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके थ्रू ही अभी रिसेंटली में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में और वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब वुमेन्स भी एमपी और एमएलए बन सकेंगी। ठीक है, और इवन वहीं पे ही नहीं, जो एनसी क्या दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा अमेंडमेंट का पूरा, इतना ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, यही अमेंडमेंट्स ही मेनली इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें आ सकती हैं वो ये आ सकती हैं कि प्रोसीजर्स की क्या प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन प्रोसीजर्स को थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा, टू द पॉइंट ही बात है। फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी पे देख लीजिएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के बेसिस पे हैं, ठीक है, इसको करना है। और लास्ट में, ठीक है, जैसा हो बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। गुड बाय एंड गुड लक।